रुकिए, स्टॉक मार्केट में अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं जिसे सीख कर आप तुरंत से किसी भी कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं, किसी भी कंपनी के तुरंत आप शेयर परचेज कर सकते हैं, तो बस आपको कुछ फंडामेंटल एनालिसिस करना आना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसा ही बताने वाली हूँ कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। ये सारे फंडामेंटल्स को एनालिसिस करना सिखाऊंगी, चाहे कोई कॉमर्स बैकग्राउंड से हो या ना हो, चाहे कोई हाउस वाइफ ही क्यों ना हो, आप सीख सकते हैं। बस आपको मुझे कमेंट में बताना है कि आप कौन से बैकग्राउंड से हैं। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाया गया है। हर एक पॉइंट को बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाया गया। वीडियो को लाइक कर दिया है तो चलिए, फंडामेंटल एनालिसिस क्या है। जैसे गर्ल्स मार्केट में जाती है और वो देखते हैं कि इन कपड़ों के ऊपर कौन सी सैंडल जचेगी, कौन सी बिंदी, कौन सी चूड़ी, ब्लैक जींस के ऊपर कौन सा टॉप जचेगा, तो वह यह सब देख रही है। इसे देखने को ही एनालिसिस करना कहते हैं। उसी प्रकार शेयर खरीदते समय हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, ये सारे रेशियो एनालिसिस करते हैं ताकि हम ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। तो चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन, अगर मुझे एक कंपनी को पूरा खरीदना है, मैं उस कंपनी का मालिक बनना चाहता हूं, तो उस कंपनी का मालिक बनने के लिए जितना पैसा मुझे देना पड़ेगा उसे कहते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन, यानी कि मार्केट कैप। किसी भी कंपनी का साइज देखने के लिए एक इन्वेस्टर उस कंपनी की मार्केट कैप देखते हैं। मार्केट कैप इक्वल शेयर प्राइस मल्टीप्लाई टोटल नंबर ऑफ शेयर प्राइस। अगर किसी कंपनी के एक शेयर का प्राइस 500 रुपए है और टोटल नंबर ऑफ शेयर प्राइस 100 करोड़ है, तो हो जाएगा 50,000 करोड़। टोटल नंबर ऑफ शेयर प्राइस नहीं बदलता, जबकि शेयर प्राइस घटता बढ़ता रहता है। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, अडानी पावर की जो मार्केट कैप है फिलहाल 2,04,958 करोड़ रुपए है। मतलब कि अगर आपको अडानी पावर को खरीदना है तो आपको 2,04,958 करोड़ रुपए देने होंगे। सिमिलरली हम एमआरएफ के मार्केट कैप को भी देख लेते हैं, 59,945 करोड़ रुपए देने होंगे अगर हमें एमआरएफ खरीदनी है। तो मार्केट कैप हमें यह नॉलेज देता है कि कंपनी कितनी बड़ी है। लार्ज कैप कंपनी बड़ी होती है और रिस्क की संभावना भी कम होती है, वहीं स्मॉल कैप कंपनी छोटी होती है और रिस्क की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। लार्ज मार्केट कैप कंपनी वेल एस्टेब्लिश और स्टेबल होती है और हमेशा समझदार इन्वेस्टर लार्ज मार्केट कैप वाली कंपनी में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, क्योंकि यह कंपनी अपने कंजर्वेटिव कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा रिटर्न देती है, ज्यादा से ज्यादा रिटर्न प्रोवाइड करती है। मार्केट कैप की 3 कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। और इन सभी कंपनी को उनके मार्केट कैप के हिसाब से मार्केट कैप के बेसिस पे रैंक मिलती है जो कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। अगर आपको पहले से ही पता था लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉलर कैप के बारे में तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए तो अगली रेशो की ओर बढ़ते हैं, पी रेशो, प्राइस टू अर्निंग रेशो, यानी कि 1 रुपया कमाने के लिए हमें कितना प्राइस देना पड़ेगा। और पीई रेशो कैसे कैलकुलेट की जाती है, करंट मार्केट प्राइस ऑफ 1 शेयर, जैसे कि आप यहां देख रहे हैं, डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, यानी कि 1 रुपया कमाने के लिए मुझे कितना प्राइस देना पड़ेगा, वो होती है प्राइस टू अर्निंग रेशो। करंट मार्केट प्राइस जो अभी फिलहाल चल रहा है एक शेयर का, उसे कहते हैं करंट मार्केट प्राइस ऑफ 1 शेयर, यानी कि ये वाला प्राइस। बस आपको ये याद रखना है। और अगर हम इसे डिवाइड करते हैं अर्निंग पर शेयर से तो हमें प्राप्त होती है पीई रेशो, यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशो। देखिए, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप इसे 1-2 बार देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसा कि टाइटन में देखते हैं, करंट मार्केट प्राइस ये होता है जो अभी 3579.10 है और अर्निंग पर शेयर ये है 38.87। हम इसे डिवाइड करते हैं तो पीई रेशो निकल जाती है 93.47। ऐसे ही आप एसबीआई का करंट मार्केट प्राइस ऑफ 1 शेयर देख सकते हैं, अभी फिलहाल 731 रुपए है। हम इसे डिवाइड करते हैं अर्निंग पर शेयर 71.48 से, तो हम पीई रेशो 10.24 प्राप्त करते हैं। पीई रेशो सिंपली हमें यह बताता है कि कंपनी में कितने रुपए लगाकर हमें कितने रुपए का प्रॉफिट होगा। जैसे टाइटन कंपनी में लगभग 93 रुपए लगाओगे तो आपको 1 रुपए की अर्निंग होगी, 1 रुपए कमा पाओगे। एसबीआई में आप 10 रुपए लगाओगे तो आपको 1 रुपए मिलेगा। कंपनी की वैल्यू के हिसाब से पीई रेशो किसी कंपनी की ज्यादा मिलती है तो किसी की कम। और अब मैं आपको कुछ ऐसा देने वाली हूँ कि आपको डिवाइड वगैरह भी करने की जरूरत नहीं है, बस आपको याद रखना है कि पीई रेशो जितनी कम हो उतनी बेस्ट है। भी मैं यहाँ आपको एक रेशो दे रही हूँ, 8 से ज्यादा 25 से कम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इंडस्ट्री के ओवरऑल पीई रेशो को भी देख लेना है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि पीई रेशो जितना कम हो उतना ज्यादा अच्छा है, लेकिन पीई रेशो अगर ज्यादा है तो इंडस्ट्री के पीई रेशो को भी आपको चेक कर लेना चाहिए। जैसे आप यहाँ अडानी पावर की इंडस्ट्री पी रेशो देख सकते हैं, 20 रुपए है, क्योंकि जो कंपनी पावर जनरेट करती है उनका इंडस्ट्री पी रेशो हाई रहता है, यानी कि इंडस्ट्री पी रेशो के मुकाबले में पी रेशो काफी बड़ी है।
पीई रेशियो हमें यह बताता है कि दो एक जैसी कंपनी में कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना बेनिफिशियल रहेगा। और अब नेक्स्ट है पीबी रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू। सबसे पहले बुक वैल्यू को ही समझते हैं, यानी कि अगर कंपनी बंद हो रही है, कंपनी बंद हो जाए तो आपको एक शेयर के बदले कितने रुपए मिलेंगे। जैसे कि मैं आपको वापस से टाइटन कंपनी का शेयर प्राइस दिखाती हूँ, तो आपको शेयर प्राइस यहाँ 3579.10, यहाँ पर इसकी बुक वैल्यू है 139.77। मीन्स अगर आज की डेट में टाइटन कंपनी बंद हो जाए तो आपको एक शेयर पर 139.77 रुपए मिलेंगे। और यहाँ पीबी रेशियो निकाले तो ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, पीबी रेशियो इक्वल करंट मार्केट प्राइस ऑफ वन शेयर डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू। पिछले फॉर्मूले की तरह ही है, बस मार्केट प्राइस और बुक वैल्यू से डिवाइड करना है। यहाँ पर प्राइस 3579.10 रुपए है और बुक वैल्यू लगभग 139.77 है। डिवाइड करेंगे तो पीबी रेशियो 25.99 आ जाएगा। और कंक्लूजन यहाँ यह निकलता है कि पीबी रेशियो कितना होना चाहिए, पीबी रेशियो जितना कम हो उतना बेटर होता है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट रेशियो की ओर बढ़ते हैं, डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट कंपनी का लोन है, उसके बदले में कंपनी उन्हें इंटरेस्ट देती है। डेटर कर्जदार होते हैं और इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के मालिक होते हैं और ओनरशिप के बदले में कंपनी को पैसा देते हैं, ये कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं। अगर कंपनी के डेटर ज्यादा है तो कंपनी को ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जो कंपनी के ओवरऑल ग्रोथ के लिए बाधा बन सकती है। इसलिए डेट टू इक्विटी रेशियो जितने कम हो उतना बेनिफिशियल होता है। लेकिन ये सलाह मैं हम जैसे छोटे इन्वेस्टर के लिए दे रही हूँ कि शुरू में कंपनी की डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आप रिलायंस की देख सकते हैं, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.42 है, मतलब कि 1 रुपए की इक्विटी पर 0.42 कर्जा है। एसबीआई का देख सकते हैं, है ही नहीं। एमआरएफ 0.20 है, अडानी पावर 0.80, महिंद्रा एंड महिंद्रा का देख सकते हैं 1 से ज्यादा है, यानी कि 1.65 है और 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बस आपको ध्यान रखना है कि 1 से ज्यादा तो होना ही नहीं। यहाँ मैं यह बात इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कई बार डेट टू इक्विटी रेशियो ज्यादा होती है, 1 से ज्यादा होती है, फिर भी बड़े बड़े इन्वेस्टर उस कंपनी के शेयर परचेज कर लेते हैं क्योंकि वो थोड़ा पॉजिटिव सोचते हैं, वो बड़े इन्वेस्टर है ना, इसलिए सोचते हैं कि कंपनी में दम है, तभी तो किसी ने उन्हें कर्जा दिया है, इसलिए वो 1 से ज्यादा होने पर भी खरीद लेते। लेकिन ये सलाह मैं हम जैसे छोटे इन्वेस्टर के लिए दे रही हूँ कि शुरू में कंपनी की डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आप किसी दुकानदार के पास सामान उधार उठाने गए और उन्होंने आपको सामान उधार उठाने दिया, मतलब कि दुकानदार को लग रहा है कि भविष्य में आप उनके पैसे दे देंगे, निश्चित तौर पर आप उनके पैसे लौटा। वही दुकानदार अगर आपको उधार देने से मना कर दे तो इसका मतलब आप पैसे लौटाने की क्षमता नहीं रखते, आप उनका पैसा चुकता नहीं कर सकते। वही बड़े इन्वेस्टर सोचते हैं कि कंपनी के ऊपर कर्जा है, किसी ने कंपनी को पैसे दिए हैं तो इसका मतलब कंपनी में कुछ तो बात है, कंपनी उनका पैसा पे करने की क्षमता रखती है, तो इसलिए पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उस कंपनी के शेयर खरीद लेते हैं। और अब बात करते हैं आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी। अगर आप किसी कंपनी में पैसे लगा रहे हैं, किसी कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं, तो वापस से आपको उम्मीद रहती है कि वहां से भी अच्छा रिटर्न आपको मिले। शेयर होल्डर के पैसों पर कितना रिटर्न हमें मिलेगा, आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, नेट इनकम डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड। नेट इनकम मतलब नेट प्रॉफिट भी बोल सकते हैं और यह इनकम स्टेटमेंट से पता चलता है। शेयर होल्डर फंड बैलेंस कंपनी की बैलेंस शीट से आता है, इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। अगर आप चाहते हैं कि अलग से मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर लिख देना। कंपनी के प्रॉफिट को शेयर होल्डर ने जितना इन्वेस्ट किया है उससे डिवाइड करे तो आरओई आता है। आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस आरओई 15% से ज्यादा ही होना चाहिए, हमेशा 15% से ज्यादा होना चाहिए। हमारी यह वीडियो आपको जरूर से देखनी चाहिए क्योंकि इस वीडियो में मैंने हर रेशो के बारे में बताया हुआ है। यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है, तो आपको यह वीडियो जरूर से देखनी चाहिए। डिविडेंड, डिविडेंड का मतलब होता है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना, हिंदी में से बोलते हैं लाभांश, लाभ का अंश। कंपनी अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को लाभांश देती है, डिविडेंड देती है। अगर कंपनी डिविडेंड पे कर रही है तो इसका मतलब कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है। और कई बार ऐसा भी होता है कि कंपनी प्रॉफिट तो अर्न करती है पर डिविडेंड पे नहीं करती, क्योंकि कंपनी को ऊपर ले जाने के लिए, नए नए आइडियाज के लिए, इनोवेशन के लिए कंपनी उसमें पैसा खर्च करती है बजाय कि डिविडेंड देने के। लेकिन कई केसेस में ये होता है कि कंपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को डिविडेंड पे करती है। या कोई फिक्स नहीं होता कि कंपनी को हर साल कितना डिविडेंड देना है। एसबीआई ने पिछले साल 11.3 रुपए का डिविडेंड दिया था। वहीं अगर एमआरएफ की बात करें तो इसी साल 3 रुपए का और पिछले साल भी 3 रुपए का डिविडेंड दिया था। रिलायंस इंडस्ट्री ने भी पिछले साल 9 रुपए का डिविडेंड दिया था और अब एचडीएफसी बैंक ने पिछले साल 19 रुपए का डिविडेंड दिया था। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगी फंडामेंटल एनालिसिस के नीचे जो पोर्शन होता है फाइनेंशियल का, इसके बारे में आपको डिटेल से समझाऊंगी।
अभी समझाती तो वीडियो काफी लंबी हो जाती। तो इस टॉपिक के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर आप इससे एग्री करते हैं तो कमेंट में मुझे जरूर लिख करके बताएं कि इसके ऊपर भी एक वीडियो जरूर से बननी चाहिए। तो आपको हमारे इस चैनल पर स्टॉक मार्केट के फ्री में सभी वीडियोस मिल जाएंगे, आप उनसे काफी कुछ सीख सकते हैं। अगर स्टॉक मार्केट में आप नए हैं, आप बिगिनर है, तो आप काफी कुछ सीख सकते हैं। इसलिए दोस्तों के साथ शेयर कर दें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल